हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम लोग आरसीसी का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीसीसी। तो पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट में होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का जो हम डेफिनेट पोर्शन बना के एक कंक्रीट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पीसीसी। ओके, इसमें स्टील का कोई यूज़ नहीं है, ये है पीसीसी। ठीक है, तो फिर आता है हमारा आरसीसी। अब आरसीसी क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यानी कि इसमें जो है कंक्रीट के साथ साथ स्टील का भी यूज़ होता है, तो ये होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ओके, इसकी जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। और पीसीसी में क्या था, जो ये कंक्रीट का जो कंक्रीट वो सिंपली इसमें सीमेंट, सैंड, ग्रेवल या फिर एग्रीगेट्स और वाटर का जो पोर्शन बनाते हैं, उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो सही होती है बट वीक होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो पीसीसी जो होता है बॉन्ड अच्छी तरह बना लेता है, गुड कंप्रेशन होता है इसलिए वो बॉन्ड सही बनाता है जब वो लेकिन वो टेंसाइल नहीं हो पाता। ठीक है, तो वीक हो जाता है, उसके फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरसीसी में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वो हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उसमें वो स्टील बार्स जो यूज़ करते हैं, तो स्टील बार्स जो होती हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी गुड होती है, इसलिए जब हम इसको कंक्रीट के साथ यूज़ करते हैं तो फिर ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में आ जाता है और जिससे है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इन द स्टील बार्स। ठीक है, तो स्टील बार्स का ही ज़्यादातर यूज़ होता है इस कंक्रीट में, आरसीसी में। ओके, तो ये जो है कंक्रीट एंड स्टील का जो है कंपोजिट मटेरियल का जो है कंक्रीट बना आरसीसी। ठीक है, ये कंक्रीट और स्टील को मिला के बनता है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन स्ट्रेंथ तो है ही इसकी कंक्रीट की बढ़िया, लेकिन इसमें स्टील भी मिला दिया हमने, तो इसकी जो है टेंशन स्ट्रेंथ भी सही हो गई है। ओके, तो फिर आता है हमारा ये यूज इन बीम, स्लैब, कॉलम, ये आपने देखे होंगे कई जगह, तो ये है एक इम्पोर्टेंट टर्म है। द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी जो होता है हमारा 2500 न्यूटन पर मीटर। ओके, 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से यूनिट वेट। ओके, तो अब चलते हैं इसके कंपोजिट एक्शन में। जैसे कि हमने इसका बॉन्ड बना के जो आरसीसी बनाया है स्टील एंड कंक्रीट को मिला के, तो इसका जो कंपोजिशन एक्शन है वो क्या होंगे, कैसे बढ़िया होंगे या किस पे डिपेंड है? तो ये जो बॉन्ड होगा स्टील एंड कंक्रीट का, ये जो है अच्छा होगा। ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे अच्छी तरह। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो इसमें जंग लगने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी ऑफ स्टील बार्स। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन होगा बोथ कंक्रीट एंड स्टील में। ओके, ठीक है, तो इस तरह से दोनों में कंपोजिट एक्शन होंगे। ठीक है, बॉन्ड भी अच्छा बनेगा और जो कोरोजन रेजिस्टेंस है स्टील का वो कम होगा और इक्वल थर्मल रिएक्शन एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यूजेस क्या है आरसीसी के, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बिल्डिंग बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में, और ये वाटर टैंक्स, रोड, रेलवे, चिमनी, रिटेनिंग वॉल, बंकर्स एंड सिलोस, हर जगह इसको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर। तो एडवांटेज क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है अच्छी होती है, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। ठीक है, आरसीसी की जो स्ट्रेंथ टेंशन और कंप्रेशन में अच्छी होती है। अब यहाँ आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि इसकी जो एज है तो वो काफ़ी समय तक होती है, दे कैन लास्ट अप टू 100 ईयर्स। ओके, ड्यूरेबिलिटी को हम कैसे याद रखेंगे? ड्यूरासेल से, जैसे ड्यूरासेल होती है ना लंबे समय तक चलती है, उसी तरह से हमारी जो ड्यूरेबिलिटी आरसीसी की है वो लंबे समय तक चलती है। तो फिर आता है मोल्डेबिलिटी। तो जो आरसीसी की मोल्डेबिलिटी वो सही होती है, हम किसी भी शेप में उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो आरसीसी आपने देखा होगा वो कॉलम में भी यूज़ होता है ऐसे, और बीम में भी हम उसको मतलब किसी भी शेप में ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डक्टिलिटी। क्या होता है डक्टिलिटी? मतलब कि जो है एक लॉन्ग वायर टाइप की होती है, यानी कि स्टील की जो एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो ईजिली वो डक्टाइल हो सकता है, मतलब उसकी फैलने की क्षमता सही होती है, डक्टाइल। ठीक है, इकोनॉमी होता है ये ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब हमें एज अ साइट आरसीसी चाहिए तो स्टील हमें वो मिल ही जाती है एट साइट। और जो आरएमसी करके होती है रेडीमिक्स कंक्रीट, जो आपने गाड़ियाँ देखी होंगी आरसीसी की, वो होती हैं आरएमसी गाड़ी, तो उसके अंदर जो होता है पहले से कंक्रीट बना होता है, फिर हम उसको एज अ साइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस जो होता है अच्छा होता है इसका, मोर फायर रेजिस्टेंस है। ठीक है,
फिर आता है परमेबिलिटी। आरसीसी इज़ ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू मॉइस्चर, ठीक है। तो परमेबल मॉइस्चर भी से भी बचाता ही है, ठीक है, इम्परमेबल होता है। अब आता है सेस्मिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर है शुड रेसिस्ट द अर्थक्वेक लोड्स, ठीक है। जो जैसे प्राकृतिक आपदा आती है, अर्थक्वेक लोड्स या कोई एक्स्ट्रा लोड जब आ जाता है किसी भी स्ट्रक्चर पर, तो जो है ये उसको रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? आरसीसी स्ट्रक्चर टू मच हैवियर, तो इसके जो है ये जो है स्ट्रक्चर काफ़ी हाई हैवियर होते हैं। इसमें स्टील भी यूज़ होते हैं और कंक्रीट भी यूज़ होते हैं, ओके। तो इसमें काफ़ी सेकंड पॉइंट है, इसमें काफ़ी फॉर्म वर्क, सेंटरिंग, शटरिंग ये सब भी यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा हो कॉलम बनाते समय वो साइड साइड में जो है ऐसे फट्टे लगा देते हैं, फिर उसके अंदर आरसीसी वो स्टील भर के कंक्रीटिंग करी जाती है, या छतों पे जो लेंटर वगैरह डलते हैं, तो उसमें काफ़ी फॉर्म वर्क चाहिए होता है हमें, ठीक है। जो फट्टे वट्टे लगा देते हैं वो होता है हमारा फॉर्म वर्क, सेंटरिंग वगैरह। तो अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्रीट टेक्स टाइम टू अटेन इट्स फुल स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट में जो है स्ट्रेंथ वो टाइम भी बहुत चाहिए होता है उसको, मतलब स्ट्रेंथ का बनने में, ओके। तो आप पढ़ते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो ये जो है IS कोड 456/2000 में भी गिवन है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में जो होता है, हम कितना डिज़ाइन करते हैं अपना M10 से M20 तक डिज़ाइन करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट में, ठीक है। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 10, 15 एंड 20 होती है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में हम M25 से M55 तक करते हैं, ओके। तो ये इसकी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको FCK बोलते हैं, ठीक है। ये रहा FCK जिसको बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm², ओके। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट हो गया, ये हो गया। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है, M16 से M10 ग्रेड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेड क्या होते हैं, M20, M15, इसका मतलब क्या है? तो ग्रेड में M का मतलब होता है मिक्स, यानी कि जो कंक्रीट को मिक्स किया वो होता है M मतलब मिक्स। एंड जो ये नंबर देख रहे हैं आप, ये नंबर, इन नंबरों का क्या मतलब होता है कि इसकी इस ग्रेड से जो हमारा वो बनेगा, हमारा जो वो एक बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड, वो जो हम कंक्रीट बनाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो इतनी होगी। जैसे M25 है तो M मतलब मिक्स, 25 मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वो होगी 25 Nm/mm², ओके। यहाँ देख लिया, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये हम कैसे चेक करते हैं? इसका एक वो है प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि लैब में टेस्ट किया जाता है। 150 mm² के वो बॉक्स बनाए जाते हैं, क्यूब, उसमें जो है कंक्रीट फिल करके उसका लोड डाल के मतलब चेक करते हैं हम, ओके। तो जो कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं कि एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फेल, दैट इज कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मतलब जैसे हम इसका जब टेस्ट करते हैं, वो क्यूब बनाते हैं 150 या 150 का स्क्वायर लेके हम एक ब्लॉक बनाते हैं, उसमें कंक्रीट फिल करके उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो हमारे हम मतलब कई वो बनाते हैं ब्लॉक्स, तो उसमें 5% से ज़्यादा अगर उसके वो होते हैं, जैसे M20 था तो M20 ग्रेड से पहले ही जो फेल हो रहे हैं लोड, तो 5% से ज़्यादा फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे हमने कोई टेस्ट किया तो उसकी मतलब आ रही है, सारी वैल्यू आई M20 मतलब 20 तक आ रही है, 20 न्यूटन तक लोड ले रहा है। तो जैसे कि अब आ रहा है 15 लोड में वो नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो इसके ऐसे मतलब 5 केसेस हो गए हैं, 15 केस नहीं ले पा रहे हैं, 15 लोड के केस नहीं ले पा रहे हैं, 5% रिजल्ट, तो वो जो है उसकी कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ओके। ऐसे ही कुछ है। तो ये आगे आते हैं द वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर देयर यूज़, ठीक है। तो हम कितने ग्रेड के कंक्रीट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो RCC में हम जो है M20 से कम का ग्रेड यूज़ नहीं करते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग वर्क में जो हम M35 एंड उससे ज़्यादा का ग्रेड यूज़ करते हैं। प्री टेंशन और प्री टेंशन प्री स्ट्रेच कंक्रीट में M40 से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और फॉर PCC यानी कि जो फाउंडेशन वॉल या इसमें करते हैं बिना स्टील यूज़ करे, उसमें हम लोअर देन M20 ग्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग दो तरीके का होता है, नॉमिनल मिक्सिंग और डिज़ाइन मिक्सिंग। नॉमिनल मिक्सिंग जो होता है, जो इसकी हमें
सारी कंडीशन IS कोड में गिवन होती है 456/2000 उसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसका ग्रेड बनाते हैं, ग्रेड लेते हैं और कॉन्क्रीट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब हम अपनी इच्छा से कुछ भी ग्रेड लगा के वो बना सकते हैं, ठीक है। इन दिस पोर्शन शुड बी फिक्स, ठीक है। वो जो बताया मैंने पोर्शन जो होता है, जैसे जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो वो होता है पोर्शन होता है वो फिक्स होता है IS कोड में। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो हम उसका ग्रेड ज़्यादा ले सकते हैं, या कम चाहिए तो कम, ठीक है। तो नॉमिनल मिक्स जो होता है लेस देन M25 ग्रेड के लिए होता है, और ये इक्वल और मोर देन M25 के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्स्ड। अब कितने टाइप्स के हमारे RCC वो होते हैं। तो स्टील, ये जो यंग मॉडुलस होता है, चाहे कि कोई भी स्टील का टाइप हो, हमेशा यंग मॉडुलस जो होता है 2 × 10⁵ N/mm² होता है यंग मॉडुलस, ओके। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टील, कितने टाइप्स के रेनफोर्स्ड स्टील होते हैं। माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील रेनफोर्स जो होता है उसको हम Fe 250 बोलते हैं, Fe 250, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है 250 स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ देख रखा है हमने, ये जो ये हमेशा यही होता है, ठीक है, चाहे कोई सा भी वो स्टील हो, ठीक है। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी कितनी होती है, 1 मीटर क्यूब। माइल्ड स्टील की जो डेंसिटी है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार क्या होते हैं, इसको हम HYSD बार या टोर बार बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, ठीक है। तो ये जो हमारे दो तरीके से होता है, होल्ड रोल्ड हाई स्टील और कोल्ड, ठीक है। तो फिर ये आ गया हमारा Fe, हमारे जो है अवेलेबल होता है 2 ग्रेड में, Fe 415 और Fe 500, और इसको या फिर टोर 40 और टोर 50 भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा माइल्ड स्टील में हम Fe 250 रखते हैं, ठीक है। और हाई HYSD में क्या होता है, Fe 415 और Fe 500 होता है। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, हैश से, और ये टोर, जैसे टोर था ना उधर, वो टोर से भी बोलते हैं इसको। तो ये रहा, ये TO और ये R बनता है इसमें, मतलब किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं HYSD की, जो हाई स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू वो माइल्ड स्टील, और बेटर बॉन्ड भी होता है इसका, 60% ग्रेटर होता है माइल्ड स्टील के उस एज़ कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, ओके। और ये इकोनॉमी भी होता है काफ़ी। और फिर आता है TMT बार्स। TMT मतलब क्या है, थर्मो मैकेनिकल ट्रेटेड स्टील बार्स। तो इसकी जो हाई स्ट्रेंथ होती है, प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू HYSD बार्स। ये जो है TMT HYSD से भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ठीक है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग स्टील बार्स कोल्ड थ्रू कोल्ड वाटर। तो ये जो होता है TMT बार जो हम बनाते हैं जब, तो इसमें ये पास होते हैं हॉट रोल्ड स्टील बार्स थ्रू कोल्ड वाटर से, ठीक है। जब ये गरम गरम बार्स जो होते हैं तो उसको ठंडे पानी से गुजारा जाता है, ठीक है। बाय डूइंग द आउटर सरफेस ऑफ द बार्स बिकम हार्डर। तो इससे क्या होता है कि जो उसके बाहर आउटरी पोर्शन है वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा आउटर सर्फेस और स्टील सॉफ्टर, ठीक है। बाहर की तो हार्ड हो जाती है, लेकिन अंदर की जो है वो है, जैसे माइल्ड स्टील हम ये जो स्टील बार बनाते हैं TMT थर्मो मैकेनिकली, तो स्टील जो है जब हम इसको बना देते हैं तो वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। गर्म होता है तो उसको ठंडे वाटर से हमने इसको पास किया, TMT स्टील बार्स में होता है ये, ठीक है। उसको जब पास करते हैं तो उसके जो आउटर वो है ना सरफेस स्टील का, वो हार्ड हो जाता है, और अंदर का जो सरफेस है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो इंडिया में जो है ये कंपनियां हैं सेल और RINL जो है TMT बार्स प्रोवाइड करती है। TMT बार्स के एडवांटेज देखेंगे हम, हाई यील्ड स्ट्रेंथ होता है, बेटर वेल्डेबिलिटी होती है, एक्सलेंट डक्टिलिटी होती है, सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब आता है CRS बार। तो कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, CRS का मतलब है कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टील बार्स इन प्रोडक्शन ऑफ CRS और कोरोजन रेजिस्टेंट बार, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टील में जो है इसकी मतलब प्रॉपर्टी कुछ बढ़ जाती हैं, ठीक है, CRS में, और कोरोजन रेजिस्टेंस बार होती हैं।
तो हमारा ये जो CRS बार नया है, इसमें क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है कि इसमें जो कोरोजन रेसिस्टेंस बार्स होती हैं, ठीक है, जो बाकी हमने पिछली बार पढ़ी उसमें कोरोजन होने का कुछ चांस होते हैं, लेकिन ये जो होती हैं कोरोजन रेसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो कार्बन CRS बार जो होती हैं इज़ 0.18% एज़ कम्पेयर टू 0.2% ऑफ HYSD बार्स, ठीक है। कार्बन कंटेंट्स जो इसमें कार्बन की क्षमता होती है 0.18 एज़ कम्पेयर टू 0.2 ऑफ HYSD बार्स, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमियम जो होता है एक वो होता है, क्या बोलते हैं केमिकली, वो क्रोमियम होता है एक इंग्रेडिएंट टाइप का होता है। तो उससे जो होती है उसकी अगर हम मात्रा बढ़ाते हैं तो क्रोजन जंग लगने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, 1.5% ज़्यादा होता है उसको क्रोजनलेस बनाने के लिए, ठीक है। तो इंडिया में ये 2 कंपनियाँ हैं जहाँ से ये प्रोवाइड होती हैं, जहाँ बनती हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टील वायर फैब्रिक। तो ये क्या होता है, वायर फैब्रिक इज़ अ फैब्रिक मेड बाय वेल्डिंग और वेविंग स्टील वायर इन द फॉर्म ऑफ अ मैश विच इज़ कॉल्ड स्टील वायर मैश, ओके। तो ये वेल्डिंग के द्वारा बनाई जाती हैं और स्टील वायर वेल्डिंग, ठीक है। मैश इज़ यूज्ड एज एन स्लैब शेल्स पेवमेंट्स एंड रोड्स, ठीक है। तो ये जो है स्लैब्स या फिर रोड पेमेंट बनाने में यूज़ होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेल्डिंग करा जाता है इसमें, या फिर वो एक मैश होता है, मतलब वायर, स्टील वायर जो होती है इन द फॉर्म ऑफ मैश जो होती हैं उसमें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो वो जो है हैवी स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, जैसे स्लैब्स हो गया, पेमेंट्स ऑफ रोड्स हो गए, यहाँ यूज़ होता है फिर ये। तो फिर आता है ये स्ट्रक्चरल स्टील। तो कभी कभी ये होता है जहाँ पे ज़्यादा लोड चाहिए होता है हमें बनाने के लिए, तो या फिर हाँ ज़्यादा लोड आता है हमेशा, तो उधर जो होता है हमें स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा टाइप्स ऑफ स्टील का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन RCC स्ट्रक्चर, ठीक है। तो RCC स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स के लोड होते हैं। तो सबसे पहले आता है डेड लोड। डेड लोड क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होता है, जिसको हम सेल्फ वेट भी बोलते हैं, वो होता है डेड लोड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका वेट ऑफ वॉल हो जाती है स्ट्रक्चर की, फ्लोर, बीम, कॉलम, यानी कि उसका जो सेल्फ वेट है उसी को हम डेड लोड बोलते हैं, ठीक है। द यूनिट वेट ऑफ कॉमनली, तो इसका यूनिट वेट होता है, मतलब इसके लिए अलग IS कोड होता है, एक IS 875 फॉर डेड लोड होता है, ओके। फिर आते हैं लाइव लोड और इम्पोज लोड। लाइव लोड जो होता है जैसे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उस पर जो हम अभी प्रेजेंट में जैसे हम कोई स्ट्रक्चर रख रहे हैं, जैसे हमने शिफ्ट करा है घर, तो उसमें हम अपने घर का सामान रखेंगे, फर्नीचर या कोई भी अदर मटेरियल, मशीन्स, या जो लोग खड़े हैं उस पर, यानी जो एक्स्ट्रा लोड प्रेजेंट होता है ना, तो वो हो जाता है अपना लाइव लोड, और इम्पोज लोड भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो फिर आता है वाइंड लोड। वाइंड लोड क्या होता है, जो जैसे कभी कभार हवा चलती है बहुत तेज़, जो कि बिल्डिंग में चलती है, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है जब वाइंड की, ठीक है, शेप एंड चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं विंड लोड, ठीक है। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन विंड लोड इज़, तो ये मेथड होता है कैलकुलेट करने का, ये भी 875 IS कोड में होती हैं, ठीक है। सारे लोड्स की डिटेल होती है उसमें। तो विंड लोड मेनली यही होता है, जो एक्स्ट्रा फोर्स जब आता है विंड का, हैवी विंड जब होती है तो वो लोड पे लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कोई स्ट्रक्चर जो वीक होता है तो उसमें वो ज़्यादा हैवी वेलोसिटी का जो विंड आता है तो उसकी क्षमता को रोक नहीं पाता, मतलब वो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो विंड लोड भी हम उसमें लेके चलते हैं जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फिर आता है स्नो लोड। स्नो लोड क्या होता है, बिल्डिंग लोकेटेड इन द रीजन ऑफ स्नोफॉल एरिया। तो कोई कोई बिल्डिंग होती है जहाँ पे मतलब टेम्परेचर काफ़ी लो होता है जिस एरिया में, तो वहाँ पे स्नो होता रहता है हमेशा। तो स्नो लोड भी हम वो होता है स्नो लोड हमारा, जैसे कि टेम्परेचर कम है तो वहाँ से वो जो स्नो होती हैं वो भी उस पर एक्ट होती हैं या लोड पड़ता है उस पर, तो वो होता है स्नो लोड हमारा, ठीक है। फिर आता है अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड क्या होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा आता है ना, जब भूकंप होता है, तो वो भूकंप में एक्स्ट्रा लोड जो होता है स्ट्रक्चर पे होना चाहिए रेजिस्ट करने के लिए, तो वो होता है अर्थक्वेक लोड, ठीक है।
तो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन की। तो आरसीसी को कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो दो मेथड होते हैं इसके। ये एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक होता है लिमिट स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो मेथड ऑफ आरसीसी क्यों होता है ये, मतलब कि डिज़ाइन हम क्यों करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो पहला पॉइंट है टू डिसाइड द साइज डायमेंशन ऑफ द मेंबर एंड अमाउंट ऑफ रेनफोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि साइज जैसे कि मेथड ऑफ यूज। तो ठीक है, तो मेथड होते हैं इसको डिज़ाइन करने का, क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइज जो है उसका स्ट्रक्चर का डायमेंशन कितना हो रहा है, रिक्वायर्ड मतलब स्टील कितना लगेगा उसमें, स्टील बार्स ये होता है, इसलिए हम डिज़ाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, हम चेक करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ है कि नहीं है इतने लोड के बाद या इतने स्टील प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम उसकी या फिर उसका ड्यूरेबिलिटी मोल्डेबिलिटी मतलब ये चेक करते हैं हम, ठीक है, डिज़ाइन करते समय। तो दो तरह से डिज़ाइन होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि ये जो है ये बेस्ड होता है इलास्टिक थ्योरी पे, ठीक है। एंड एज्यूम स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक ऑन द। तो इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या था कि हम देखते हैं कि जो कंक्रीट जो है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है और कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। यानी इलास्टिसिटी हो गई, यानी कि कंक्रीट भी खींच रहा है और टेंसाइल भी मतलब खींच रहा है। तो इसमें हम ऐसा देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ऐसा था कि बोथ जो होता है इलास्टिक एंड ओबे हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट ही देख लेंगे आप। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो कंक्रीट जो है उसकी सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होती अच्छी। तो यहाँ पे देखे रह सकते हैं आप, द मेथड ऑफ डिज़ाइन वाज द ओल्डेस्ट, ये पुराना मेथड है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है ये पुराना हो चुका है। तो अब हम लिमिट स्टेट मेथड को यूज़ करते हैं आरसीसी डिज़ाइन के लिए। तो ये हमने पढ़ा कि ये कंक्रीट स्टील एंड कंक्रीट जो होते हैं इलास्टिक ओबे करता है हाउस लॉ। तो इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो लीनियर होंगे, मतलब सेम होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। तो इन दिस मेथड द अल्टीमेट कंक्रीट और यील्ड स्ट्रेंथ और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस ऑफ स्टील आर डिवाइडेड बाय फैक्टर सेफ्टी टू ऑब्टेन परमिसिबल स्ट्रेस, ओके। तो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेक इनटू अकाउंट द अनसर्टेनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मटेरियल। तो हम फैक्टर सेफ्टी तो हर मटेरियल के लेते हैं, मतलब जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो ले ही चलते हैं, ओके। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी या ड्रॉबैक्स थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के, वो क्या थे कि ये जो होता है कि कंक्रीट को भी जो है इलास्टिक यहाँ पे एज्यूम किया हुआ था, जो कि ट्रू नहीं है। तो हम पहले पढ़ा था कि जो कंक्रीट की वो होती हैं कंक्रीट का जो है वो होता है प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जो वो सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, कॉम्प्रेसिव को नहीं करता। तो इधर कॉम्प्रेसिव भी इलास्टिक है जो सही नहीं है। तो यूज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओनली स्ट्रेस, बट हम तो इसमें हमें लोड पता नहीं होता, लेकिन ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ले लेते